Now our topic is electron transport system, that is oxidative phosphorylation. ये सिस्टम क्या है? यहाँ पे आपने अभी तक जितना भी पढ़ा, आपने एटीपी का सिंथेसिस देखा, NADH प्लस H प्लस का सिंथेसिस देखा एंड FADH2 का सिंथेसिस देखा। ये तो समझ में आया कि एटीपी बन गया जो डायरेक्टली एटीपी था, बट NADH एंड प्लस H प्लस जो है एंड FADH2 जो है, ये भी क्या होता है? ऑक्सीडाइज होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स के को सिंथेसाइज करेंगे। सो दैट ना, आपने इनिशिएशन में इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी तो आपने सिर्फ कितने एटीपी सिंथेसिस दिखे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के हिसाब से? 4। अभी तो ढेर सारे एटीपी देखना बाकी हैं, 34 आपको अभी एटीपी सिंथेसिस देखना है, और वो पाथवे के थ्रू होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। So electron transport system, that is ETS system, is the metabolic pathway present in the inner mitochondrial membrane through which the electron passes from the one carrier to the another. Electron transport system क्या है? एक metabolic pathway है जो कि inner membrane of mitochondria पे present है। वहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं one carrier to another carrier। जैसा कि आपने कहाँ पढ़ा था? आप जब पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर, फोटोसिंथेसिस पे क्लोरोप्लास्ट में आपने थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में व्हाट थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे भी देखा होगा क्या ईटीएस सिस्टम प्रेजेंट था। एंड सिमिलर टू दैट कीमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस, जैसे आपने वहां देखा था, एकदम थोड़ा सा यहाँ पे भी उसके सिमिलर क्या होता है, वही हाइपोथेसिस चलता है, बट डिफरेंस वहाँ है कि वहाँ फोटो ऑक्सीडेशन होता था, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव होता है। मतलब वहाँ फोटोन एनर्जी थी रिस्पॉन्सिबल, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। नाउ this is the release and utilization of the energy stored in the NADH, H plus and FADH2 formed during the TCA cycle by oxidation. आपने TCA cycle में क्या देखा? NADH plus and FA2H2 का सिंथेसिस। वही जो सिंथेसाइज होगा यही रिस्पॉन्सिबल है कि एटीपी का सिंथेसिस करने के लिए। दैट मीन्स जो एनर्जी इसमें स्टोर है वही हम यूटिलाइज करेंगे एटीपी के सिंथेसिस के लिए। और वो कैसे करेंगे? इन लोग का ऑक्सीडेशन करवा के। The electrons are passed on to the O2 to form water, and जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पास हो रहे हैं वो फाइनल एक्सेप्टर जो होता है हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, वो हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन का, वो कौन होता है? वो ऑक्सीजन होता है, जो कि फिर उन दोनों से कंपाउंड इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके एंड H प्लस पे एक्सेप्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करता है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NADH आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द NADH डिहाइड्रोजिनेज। सी, जो NADH का जो इलेक्ट्रॉन होता है, और यू कैन से NADH को ऑक्सीडाइज करता है NAD प्लस में कौन? तो NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और इसी एंजाइम को हम कॉम्प्लेक्स 1 नाम देते हैं। मतलब ETS जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहाँ पे जो कैरियर्स हैं उनको पर्टिकुलर नेम दिया गया है, उसको कॉम्प्लेक्स कहा गया है, एंड NADH डिहाइड्रोजिनेज जो है हमारा कॉम्प्लेक्स 1 कहा जाता है। नाउ electrons are then transferred to the ubiquinone and located within the inner membrane. Ubiquinone also receives the reducing equivalent via FADH2 complex 2 that is generated during the oxidation of succinate in citric acid cycle. Now listen. इलेक्ट्रॉन जो कि आपने देखा कि NADH ने रिलीज किया, उसको क्या हम कॉम्प्लेक्स 1 दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हुआ। देन वो यूबिक्विनोन कैरियर है उसके पास ट्रांसपोर्ट होता है। सिमिलरली एट द सेम टाइम क्या होता है? यूबिक्विनोन के पास एक तरफ से और इलेक्ट्रॉन आता रहता है, और वो किसके थ्रू आता है? वो कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू आता है। वो कॉम्प्लेक्स 2 कौन है? तो FADH2 है, जो कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज आप कह दें। क्यों? क्योंकि FADH2 कब बना था? याद करिए, जब क्रेब्स साइकिल में आपने क्या देखा था कि सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, और वो एंजाइम कौन सा कैटेलाइज कर रहा था रिएक्शन को? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। वही क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है, जो कि FADH2 को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। एंड मीन्स FADH2 के थ्रू भी एंड NADH प्लस के थ्रू, दोनों के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू, वो यूबिक्विनोन के पास हो रहे हैं।
एंड यूबिक्विनॉन लोकेटेड कहाँ है, तो इनर मेम्ब्रेन, लोकेटेड विथ इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ही लोकेटेड है। द रेड्यूस्ड यूबिक्विनॉन, अभी क्या हुआ जब FADH2 एंड NADH2 ने दोनों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया तो यूबिक्विनॉन जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा वो रेड्यूस हो जाएगा एंड यूबिक्विनॉल बना लेगा, दैट इज रेड्यूस हो रहा है मतलब कीटोन से अल्कोहल बना लेगा, दैट इज यूबिक्विनॉल, और यूबिक्विनॉल H2 भी कहते हैं, दैट इज डिनोटिंग द रेड्यूस्ड फॉर्म, is then oxidized with the transport of electron to the cytochrome C via cytochrome BC1 complex, that is complex 3, and cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane. It acts as a mobile carrier of electron between the complex 3 and complex 4. C. आपने क्या देखा अभी तक, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ चुका है, यूबिक्विनॉन के पास। अब यूबिक्विनॉन रेड्यूस्ड फॉर्म में है, वो क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा किसके पास, साइटोक्रोम सी के पास, और किसके थ्रू, पहले साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा देन साइटोक्रोम सी के पास जाएगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगेन, जो रेड्यूस फॉर्म में था क्या, यूबिक्विनॉन। देन साइटोक्रोम सी के पास जब इलेक्ट्रॉन गया किसके थ्रू, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू, और इसी को कॉम्प्लेक्स 3 भी कहते हैं। और साइटोक्रोम सी जो है वो स्मॉल प्रोटीन है जो कि आउटर सरफेस, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर सरफेस पर लोकेटेड होता है, और ये मोबाइल होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन लेकर कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाता है देने के लिए, मतलब मूव कर सकता है विद इन द मेम्ब्रेन। नाउ कॉम्प्लेक्स 4 की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन आया साइटोक्रोम सी के पास एंड साइटोक्रोम सी ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के पास, दैट मीन्स वो साइटोक्रोम को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सी साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स को साइटोक्रोम रिडक्टेज भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यही इसने ही क्या किया, साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन देके उसको रिड्यूस किया, तो इसको साइटोक्रोम BC1 रिडक्टेज भी कहते हैं। एंड जब साइटोक्रोम सी ने साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को दिया अपने इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज या फिर कॉम्प्लेक्स 4। इसके पास कौन कौन से कैरियर्स होते हैं, तो साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। द इलेक्ट्रॉन देन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाया द कॉम्प्लेक्स 1 to 4, then coupled with the ATP synthetase complex 5 फॉर दी ATP प्रोडक्शन। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, दैट इज 1 to 4 तक गया, उस टाइम पे क्या होगा, ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5th जिसको कहते हैं वो ATP प्रोडक्शन करेगा। एंड ये करेगा कैसे, अभी आप देखेंगे, इसके दो पार्ट होते हैं, F0 एंड F1। एंड जब वहाँ पे कंफर्मेशनल चेंज होता है इसका, तो ये कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता है कंफर्मेशनल चेंजेस की वजह से, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट्स ब्रेक होने लगते हैं तो वहाँ पे ATP का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। पहले आप इसको डायग्राम को देखिए तो आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। पहले तो अभी कम्प्लेक्स में आप कंफ्यूज होंगे कौन सा कम्प्लेक्स कहाँ पढ़ा दिया। नाउ लिसन फर्स्टली, स्टार्ट करते हैं जूम करके। नाउ स्टार्ट, आप क्या देख रहे हैं इस साइड, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। एंड जब इनर मेम्ब्रेन के और अंदर जाएंगे तो इधर मैट्रिक्स मिलेगा, एंड इनर मेम्ब्रेन के इधर जाएंगे आउटर साइड तो यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मिलेगा, देन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बाद क्या मिलेगा आपको, आउटर मेम्ब्रेन मिल जाएगा। तो आप ये याद रखिए कि ये मैट्रिक्स पार्ट है इस साइड, और इस साइड क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाला पार्ट या फिर आउटर मेम्ब्रेन की तरफ है ये। नाउ लिसन, ये आपको क्या शो हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 जिसको हमने क्या कहा था, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, NADH प्लस H प्लस को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, NAD प्लस को। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, हाइड्रोजन को रिलीज किया, तो हाइड्रोजन यहाँ देखिए ट्रांसपोर्ट हो गया कहाँ पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे। एंड जो इलेक्ट्रॉन था वो FMN, ये सब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, कॉम्प्लेक्स 1 के ही पार्ट है, कौन, FMN के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, देन FES दैट इज फेरस सल्फर प्रोटीन के थ्रू, देन वही इलेक्ट्रॉन के हुए यूबिक्विनॉन के पास हो गए हैं, यूबिक्विनॉन जो कि
इनर मेम्ब्रेन में के अंदर पाया जाता है। दिस इज यूवी कैनाल। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, अभी तक आपने क्या देखा कि NaDH रेड्यूस हुआ किस, ऑक्सीडाइज हुआ किस में, NaDH प्लस में। ऑक्सीडाइज हुआ दैट मीन्स हाइड्रोजन रिलीज हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होगा। हाइड्रोजन रिलीज हुआ यहाँ पर एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ यहाँ। हाइड्रोजन इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला गया और इलेक्ट्रॉन इसके कैरियर्स के थ्रू यूवी कैनॉन के पास चला गया। ये तो बात है कॉम्प्लेक्स 1 की। अब कॉम्प्लेक्स 2 के देखिए, वेट नाउ अब कॉम्प्लेक्स 2 को देखिए, दैट इज सक्शनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये क्या है, ये आप देखिए, ये एंजाइम कहाँ आपने पढ़ा था जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे थे। सक्शिनिक एसिड हमारा या फिर सक्शिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो रहा था, उस टाइम में क्या सिंथेसाइज हुआ था, FADH2। एंड यही FADH2 यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है एंड वही इलेक्ट्रॉन FAD के थ्रू देन FES के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके यूवी कैनॉन के पास चला जाता है। एंड ये FES FAD जो है ये पार्ट है किसके, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के। जब ये यूवी कैनॉन के पास गया, आप क्या देखें, यूवी कैनॉन NaDH डिहाइड्रोजिनेज से भी इलेक्ट्रॉन यूवी कैनॉन के पास आया था, जिससे यूवी कैनॉन क्या हो गया था, रेड्यूस हो गया था। एंड यहाँ पे भी सिमिलरली यूवी कैनॉन रेड्यूस हो गया ना। ये यूवी कैनॉन्स क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स को, दैट इज द कॉम्प्लेक्स 3 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे। इधर से भी ये देखिए दे रहा है एंड इधर से ये भी दे रहा है। अब सोचिए, इसका नेम आप खुद रखिए, ये क्या कर रहा है, ये जो यूवी कैनॉन जो कॉम्प्लेक्स है ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है फाइनली साइटोक्रोम C को। दैट मीन्स ये किसको, साइटोक्रोम C को रेड्यूस कर रहा है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है साइटोक्रोम, सॉरी गलत हो गया, साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी कहते हैं। व्हाट, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, क्योंकि ये क्या कर रहा है, साइटोक्रोम C को रेड्यूस कर रहा है। नाउ अभी इसके अंदर देखते हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसी के कैरियर्स हैं। एफ इलेक्ट्रॉन्स यूवी कैनॉन के थ्रू साइटोक्रोम B के पास जाता है, देन फेरस सल्फर प्रोटीन, देन साइटोक्रोम C1 है ये। साइटोक्रोम C1 के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम C के पास, साइटोक्रोम C से वो ट्रांसपोर्ट होता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अभी यहीं पे स्टॉप हो जाइए आप। अब देखिए इनके पास ये रिड्यूस हुए थे, हाइड्रोजन भी थे। ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, फिर पास होते हैं कहाँ पर, मैट्रिक्स में, सॉरी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पास हुए। आपने यहाँ पे क्या देखा अभी तक, दैट NaDH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, हाइड्रोजन को रिलीज किया। हाइड्रोजन जो थे H प्लस जो थे वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में चले गए थे यहाँ पर। एंड यहाँ पे देखिए, एंड जब यही सेम प्रोसेस FADH2 ने किया था, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया एंड वो फाइनली क्या हुआ। बट एक चीज ध्यान रखिए, FADH2 जो है यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का प्रोटॉन पंप नहीं है की तरह वर्क नहीं करता, यहाँ पे किसी भी प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ आप देख रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए आप प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट देखे हैं, जब NaDH NaD प्लस में कन्वर्ट हो रहा था तो यहाँ पे प्रोटॉन्स भी क्या थे, मैट्रिक्स में जा रहे थे, बट यहाँ पे कोई प्रोटॉन पंप नहीं हुआ। उसके बाद साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं यूवी कैनॉन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास हैं। साइटोक्रोम C मोबाइल कैरियर है किसके बीच में, साइटोक्रोम B C1 के बीच में एंड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के बीच में, या फिर आप कहिए कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में मोबाइल कैरियर का एक्ट करता है कौन, साइटोक्रोम C। फिर साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसका नेम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज क्यों है, क्योंकि ये साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट मीन्स उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसके ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसका नेम ऐसा है। एंड इसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 भी कहते हैं। फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के पास दो कॉपर सेंटर होते हैं एंड दो साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 होता है। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉपर A के पास आया, देन साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम A3, देन कॉपर B, देन फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जो है फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन के पास ट्रांसपोर्ट होता है। एंड फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर होता है। जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आए तो साथ ही साथ में कुछ हाइड्रोजन H प्लस को उसने मैट्रिक्स से लिया एंड
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H+, दैट मीन्स एंड इलेक्ट्रॉन मिल के क्या बना लिया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो आपने रिस्पिरेशन का जब रिएक्शन पढ़ा तो वहाँ पे आपने वाटर फॉर्मेशन देखा था कि प्रोडक्ट साइड में वाटर बना था, तो ये वाटर यही से बना है ना। वाटर तक आ गया आपकी बात एंड आप साइटोक्रोम 4 के पास पहुंच गए। अब क्या होगा, साइटोक्रोम 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिर किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को। अब क्या होगा, जो यहाँ पे प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में अक्मुलेट हुए हैं उनका इससे क्या होगा, पोटेंशियल प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। दैट मीन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे प्रोटॉन ज्यादा और हमारे साइड मैट्रिक्स साइड में प्रोटॉन ज्यादा। तो इससे क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसे क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा। वो भी ब्रेकडाउन किसके थ्रू होता है, तो कम्प्लेक्स 5 के थ्रू होता है। दैट मीन्स एटीपी सिंथेसिस जिसे कहते हैं। एंड एटीपी सिंथेसिस के दो पार्ट होते हैं, दैट इज F0 एंड F1। F0 जो होता है इंटीग्रल प्रोटीन होता है, वो एकदम एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन में। एंड F1 जो होता है पेरिफेरल होता है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन के आउट थोड़ा सा मैट्रिक्स के साइड प्रोट्यूड आउट होता है। आप देखिए, जब प्रोटॉन का ब्रेक हो रहा था, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हो रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अलोंग, तब क्या हुआ, आपका ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये ठीक हो गया, आपके जो हाइड्रोजन H+ थे, H+ जो आपके हैं, ये देखिए यहाँ से ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन हुआ एंड ये एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ पे हुआ। मीन्स ये डिफ्यूजन है, यहाँ पे इस ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है एंड यहाँ पे मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रहा है, प्रोटेनियस मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। एंड ये देखिए प्रोटॉन का ब्रेकडाउन जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है। यही तो हमारा मेन पर्पस था, एटीपी का सिंथेसिस करना। एंड यहाँ से आप याद रखें कि 3 एटीपी फॉर्म होते हैं जब एक NADH2 NADH NADH+H+ क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। एंड 2 एटीपी फॉर्म होता है जब हमारा एक FADH2 ऑक्सीडाइज होता है। ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ओवरऑल व्हाट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पे सिचुएटेड है। तो एक बार फटाक से रिकैप करते हैं। रिकैप करने के लिए मैं डायग्राम को छोटा कर देती हूँ। नाउ स्टार्ट। देखिए आपका ये क्या है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। व्हाट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड हियर इज मैट्रिक्स साइड। इनिशियल में हुआ क्या, FNADH डिहाइड्रोजिनेज जिसे कॉम्प्लेक्स 1 कहते हैं, जब आपका NADH H+ ऑक्सीडाइज हुआ NAD+ में, तो इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन दोनों रिलीज किया। हाइड्रोजन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे आ गए एंड जो इलेक्ट्रॉन थे वो FMN एंड FES के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर यूवी कैनॉन के पास गए। यूवी कैनॉन को उसने रेड्यूस कर दिया एंड देन यूवी कैनॉन ऑक्सीडाइज हुआ बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम BC1। यही प्रोसेस आपका इस साइड हो रहा था। जो सक्शनिक डिहाइड्रोजिनेज जो कि कॉम्प्लेक्स 2 है, वहां पे भी FADH2 ने जब अपना ऑक्सीडाइज हुआ था तो अपने हाइड्रो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया था, जो कि ट्रांसपोर्ट हुए थ्रू दी सक्शनेट डिहाइड्रोजिनेज। देन उसने उस इलेक्ट्रॉन्स ने यूवी कैनॉन को रिड्यूस किया। देन यूवी कैनॉन ऑक्सीडाइज हुआ बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम BC1 दैट इज कॉम्प्लेक्स 3। आपने यहाँ तक देखा कि कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। देन यहाँ पे यूवी कैनॉन के पास हाइड्रोजन भी थे, रिड्यूस हुआ था, तो उसने भी अपने हाइड्रोजन को भी रिलीज कर दिया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब इलेक्ट्रॉन जो थे साइटोक्रोम BC1 के पास, उसने साइटोक्रोम C को दिए। साइटोक्रोम C मोबाइल कैरियर है कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में, तो कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया। फिर यहाँ पे सेंटर्स हैं कॉम्प्लेक्स 4 में, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन के पास ट्रांसपोर्ट हुआ एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन से एज वेल एज इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से वाटर का फॉर्मेशन किया ना। वाटर का फॉर्मेशन यहाँ तक हो गया। देन जो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, दैट मीन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे प्रोटॉन ज्यादा एंड मैट्रिक्स साइड पे ज्यादा, जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हुआ, दैट इज अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। आफ्टर दैट ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट, जब ये ब्रेक डाउन हो रहा था ग्रेडियंट का, तो उससे क्या हो रहा था, एटीपी का सिंथेसिस हो रहा था। और जब एक NADH ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो 3 एटीपी का सिंथेसिस हो रहा था। जब एक FADH2 सिंथेसाइज हो रहा ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो 2 एटीपी का सिंथेसिस हो रहा था।
तो आपने इसे अभी चार्ट के फॉर्म में देखा। नाउ इसको हम अभी थियोरेटिकल पॉइंट्स में देखते हैं। दैट द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी सिंथेसाइज होने वाले हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट, तो वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन था। अगर NADH इलेक्ट्रॉन डोनर है तो 3 एटीपी सिंथेसाइज होगा। अगर FADH इलेक्ट्रॉन डोनर है तो 2 एटीपी सिंथेसाइज होगा। In aerobic respiration, the role of the oxygen is limited to the terminal stages. At the oxygen is vital since it drives the whole process by removing the hydrogen from the system and the oxygen as a final hydrogen acceptor. आपने क्या देखा अभी डायग्राम में कि पीछे ऑक्सीजन ही क्या था, फाइनल एक्सेप्टर था इलेक्ट्रॉन का, एंड हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन दोनों का फाइनल एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है। एंड अगर ये ऑक्सीजन का रोल क्या देखें, लिमिटेड है, वो भी लास्ट स्टेप में। बट अगर यही ऑक्सीजन जो है ना नहीं रहेगा तो पूरा प्रोसेस ड्राइव नहीं होगा, चलेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कोई रहना चाहिए। अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है देन NADH प्लस का सिंथेसिस रुक जाएगा। NADH प्लस सिंथेसिस रुक गया, मींस क्रेब साइकिल रुक गया, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे रुक गया, देन एवरीथिंग विल बी स्टॉप। इसलिए ऑक्सीजन का बहुत वाइटल रोल होता है किसमें, रेस्पिरेशन में। In respiration, energy of the oxidation and reduction is utilized for the phosphorylation, so it is called the oxidative phosphorylation. आपने क्या देखा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, इसलिए इस फॉस्फोरिलेशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यही जब आप किसमें क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे पढ़ रहे थे तो वहां पे इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा गया था, क्योंकि वहां पे लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में फॉस्फोरिलेशन हो रहा था। इट इज नॉट द फोटोफॉस्फोरिलेशन, हियर द लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस द प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर फॉस्फोरिलेशन। इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे लाइट एनर्जी के थ्रू फॉस्फोरिलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसके थ्रू फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था, दैट मीन्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। The energy released during the ETS is utilized to the synthesize ATP by the ATP synthetase, that is complex 5। जो एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग एटीएस वही तो यूटिलाइज हो रहा था एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए, और एटीपी को सिंथेसाइज कौन सा एंजाइम कर रहा था, एटीपी सिंथेटेज, जिसको कॉम्प्लेक्स 5 भी कहते हैं। एटीपी सिंथेसिस हैज द टू मेजर कंपोनेंट, दैट इज F0 एंड F1। आपने डायग्राम में देखा कि जो आपका एटीपी सिंथेसिस था उसके दो कंपोनेंट थे, दैट इज द F0 F1। एंड ये क्या था, इंटीग्रल प्रोटीन था, ये क्या था, पेरिफेरल प्रोटीन था। नाउ F1 जो कि हेड पीस है, जो ये F1 हेड पीस है जो मैट्रिक्स साइड था, तो इसको पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सरफेस में मेम्ब्रेन में एम्बेडेड नहीं था, प्रोट्रूड था टुवर्ड द मैट्रिक्स साइड। साइट ऑफ द एटीपी सिंथेसिस फ्रॉम एटीपी टू एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। F1 जो हेड पीस है यही साइट है किसका, एटीपी सिंथेसिस का, फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। F0 की बात करें तो ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड था। It forms a channel through which the proton cross the inner membrane and the passage of the proton is coupled with the catalytic cyclic F1 particle for F1 component for the ATP production. Now listen, F0 जो इंटीग्रल प्रोटीन है, आप जानते हैं इंटीग्रल प्रोटीन फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं। तो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट, जब प्रोटॉन मूव कर रहा था, ये इंटीग्रल प्रोटीन ही थे, हेल्प कर रहे थे क्यों, किसको, प्रोटॉन को क्रॉस करने के लिए। प्रोटॉन क्रॉस कर ले इनर मेम्ब्रेन को, जब प्रोटॉन क्रॉस कर रहे थे तो उस टाइम पे कैटालाइटिक एक्टिविटी जो थी F1 की वो कपल्ड हो रही थी फॉर द एटीपी सिंथेसिस के लिए। नाउ सी मोर पॉइंट्स, ये आपको आउटर साइड दिख रहा है, दैट मीन्स टुवर्ड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड इधर मैट्रिक्स साइड है, ये F1 पार्टिकल है। जब देखिए दो हाइड्रोजन प्रोटॉन 2H प्लस जब निकलते हैं मैट्रिक्स साइड में, जब मूव करते हैं तो एक एटीपी का सिंथेसिस होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल कौन है एटीपी सिंथेसिस के लिए, तो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। 2H plus, that is the movement of two proton coupled with the one molecule of ATP synthesis। ये डायग्राम है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो आपको पता चल गया। तो फॉर ईच ATP produced 2H plus passes through the F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical gradient। आप देखिए जो मूवमेंट हो रहा है प्रोटॉन का ना, इस साइड से इस साइड, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अलोंग हो रहा है, डाउन हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट इधर ज्यादा है प्रोटॉन एंड इधर कम है, दैट मीन्स टुवर्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स साइड में।
और 2H प्लस जब मूव कर रहा था F0 से तो 1 ATP का सिंथेसिस हो रहा था। सो आपने क्या पढ़ा? आपने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा एंड इसकी कॉम्प्लेक्सेस देखें। आप ये डायग्राम पढ़ने के बाद अब फिर से इन पॉइंट को रिकैप करिएगा। आपको अब इन पॉइंट्स पे एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएगा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे तब आपने डायग्राम के थ्रू समझा नहीं था, अब आपने डायग्राम के थ्रू समझ लिया है। सो आपकी पैराग्राफ यहाँ से पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए, so you will easily understand this. That's all about ETS.